इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको, 5 स्टेप्स में सीखोगे। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडक्टर के बारे में बात की जाए तो कंडक्टर्स के बारे में बोलते हो कि ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर कुछ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया इलेक्ट्रो दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक वर्ड मतलब कि वो स्टेशनरी है। सो इलेक्ट्रॉन आर स्टैटिक, ये कुल मिला करके हो। तो उसको अगर पूरा कंबाइन करो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, सीधा सा लॉजिक, प्लस के टॉपिक के नाम से ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, इसमें आप न्यूटन लॉ लगा दें अगर, तो स्टैटिक होने की जो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ स्टैटिक फॉर अ फ्री पार्टिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू इक्वल टू 0। राइट यार, यहाँ तक ठीक है? यस सर। कंडक्टर्स मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, न्यूटन लॉ के हिसाब से नेट फोर्स 0। और अगर हम ये मान लें कि इफ ओनली force by electric field is considered, if force by electric field is acting, इसके अलावा और कोई फोर्स ना काम कर रही होगा, तो नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स है उसको लिख सकते हो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये वैल्यू 0। एंड ऑब्वियसली बिकॉज Q 0 होगा नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी 0, सो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो हमेशा 0 के बराबर आ जाए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सिंपल सा लॉ ऑफ फिजिक्स चल रहा है इसमें। ठीक है, मतलब न्यूटन कहते हैं कि कोई फ्री पार्टिकल स्टैटिक मोड में तभी आ सकता है जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी, जिसको Q मल्टीप्लाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, एंड इक्वल्स टू 0। एंड ये आपको बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। कंडीशंस हैं, स्टैटिक होना चाहिए और दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर होना चाहिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर है, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0 फॉर एनी कंडक्टर एज लॉन्ग एज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट इसलिए करा जा रहा है कि इसके जस्ट बाद एक चैप्टर आएगा, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें करंट पढ़ोगे आप। तो करंट के टाइम पर ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बिकॉज वहां पर चार्जेस स्टैटिक न होकर के डायनेमिक्स के मोड में होंगी। तो ये वाले चैप्टर के लिए जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके लिए पॉइंट नंबर 1, 5 पॉइंट्स है मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड द कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। इसमें किसी का कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट, कुछ वेरी? स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। यस स्क्रीन ब्लर ये तो बीच में ब्लर हो जा रही है, बीच में बहुत खराब हो जाती है। अभी ठीक है? सर थोड़ी नो ब्लर। सर ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है जब तो बीच में होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर होती है। अभी हमारे लिए तो ट्रायल वाले फोन तो सही आ रहा है यार। सर अभी सही है। सर अभी सही आ रही है। चलो, तो इसमें बताओ, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या पहले वाले पॉइंट को समझने में? नो सर। नो सर। अब इसके लिए हम क्या करें, बार बार स्टेटमेंट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसको समझने के लिए ना आप एक प्रोसेस समझो। सपोज हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर।
अच्छा एक मिनट रुको, अभी चलिए, तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर लेकर के आते हैं। दो पार्ट्स हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और एक हमारे पास कोई न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर कह लो, न्यूट्रल मेटल कह लीजिए, मेटल और कंडक्टर वर्ड एक ही है। तो पहले ये जो न्यूट्रल मेटल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इसको जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर इस मेटल को लेकर के जब जाएंगे तो क्या कंसिक्वेंस होंगे उसके, और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 1। तो पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या है, व्हाट हैपेंस, मतलब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग अ कंडक्टर इन अ प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डिस्कशन होने जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। हमें ये समझना है कि जब एक मेटेलिक बॉडीज को पहले से एग्जिस्ट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उसका क्या होता है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब हम इस मेटल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाती है, जिस फोर्स का फॉर्मूला लिखते हो आप F बराबर Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि ये मेटल है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगने पर ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर Q का जो साइन होता है, साइन ऑफ चार्ज, वो नेगेटिव होता है। तो बिकॉज नेगेटिव चार्ज जब होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक, तो जब हम इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, जिस वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट साइड पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड पर एक्यूमुलेट होंगे तो जिन एटम्स को छोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे वो सारे एटम्स ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे यहाँ। मतलब इसको हम कहते हैं कि जो हमारा मेटल है वो पोलराइज हो गया है। पोलराइज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, इसमें दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, एक नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया है और एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं इसके ऊपर, एक नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। पोलराइज होना और चार्ज इंड्यूस होना दोनों सेम मीनिंग है इसका। मेटल इज पोलराइज्ड एंड चार्जेस आर इंड्यूस्ड, सेम मतलब है दोनों का। और ये सब कुछ हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसके अंदर हम मेटल को लेकर के गए थे। राइट यार यहाँ तक? यस है ना? थोड़ा स्लो बोलेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे धीरे धीरे चलेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि पहले क्या हुआ कि जब हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए तो फर्स्ट थिंग इज पोलराइजेशन ऑफ द मेटल। पोलराइजेशन ऑफ मेटल, ये पहली चीज होगी। पोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जो मेटल है वो अब एक तरीके का डाइपोल बन चुका है। ये मेटल काइंड ऑफ डाइपोल हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो ये अपनी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। मेटल के ये जो चार्जेस है ये खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो रहेगी ही रहेगी, बट इनकी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और प्लस से माइनस की तरफ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दीज इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ दिस मेटल, उसको हम ई मेटल यूज कर रहे हैं। ई मेटल का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द मेटल। और जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपकी ऑलरेडी राइट साइड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्री एग्जिस्टिंग। वर्ड्स पर ध्यान देना, मैं वर्ड्स इसी तरीके से यूज करूंगा जो समझ में आए तुम्हें।
दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो पहले से थी, दूसरी उस पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल पोलराइज हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, इनकी वजह से मेटल ने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और इस की डायरेक्शन और पहले से एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, और पोलराइजेशन का फिनोमिना तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर देते। तब तक मेटल का पोलराइजेशन चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों फील्ड्स आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाती। मतलब कि फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट उसी को आप कह रहे हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट बिकम्स जीरो। ये आपके सेकंड पॉइंट। एक बार मैं समराइज कर रहा हूं इसको। जब एक न्यूट्रल मेटल, बार बार ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल मतलब पहले से इसमें कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला इंपैक्ट उस मेटल के अंदर चार्जेस को इंड्यूस करना, दूसरा इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट कंप्लीटली करेगा, पार्शियली नहीं। कंप्लीटली कैंसिल आउट करने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वहीं पर आगे आपको पढ़ाया जाएगा एक दूसरा मटेरियल होता है जिसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये मेटल्स पढ़ रहे हो, एक और इलेक्ट्रिक, एक और डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक्स में भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना होता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइज चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पहले से एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्शियली कैंसिल करती है, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करती। और पार्शियल कैंसिलेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी बट इक्वल टू जीरो नहीं हो पाएगी। वो कंसेप्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इसके बाद वही आना है, डाई इलेक्ट्रिक से आने। यस सर। यहाँ तक का पॉइंट्स ओके? यस सर। यस सर। अपने हिसाब से नोट्स में लिख दिया तुम लोगों ने, जैसे भी नोट करना है इसको। यस सर। ठीक है, ओके। और इसके अलावा क्या होगा, मतलब एक तो ये हुआ कि अंदर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई, उसके अलावा एक और फिनोमेना होगा। वो एक फिनोमेना क्या होगा कि जो पहले से आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन थी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पहले से बिल्कुल पैरेलल थी, वो अब यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी। ये एक और चीज आएगी। अब पोलराइजेशन की वजह से दो फिनोमिना होते हैं। पोलराइजेशन का दो इफेक्ट है, एक तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो हो जाना है, दूसरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को भी डिस्टॉर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पैरेलल थी वो अब पैरेलल नहीं रहेंगी, चेंजेस आएंगे उनमें, एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से रहेंगी। कुछ ऐसे कर्व शेप बनाएंगी, और वो कुछ इस तरीके का कर्व शेप बनाएंगे कि वो मेटल के सरफेस पर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जाकर के स्ट्राइक करे। कुछ इस टाइप से। 5 पॉइंट्स में दूसरा पॉइंट है हाँ जी, सर, ये उन 5 मेन पॉइंट्स में से दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी पहला पॉइंट तो ये था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेटल के अंदर जीरो होती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम आपसे डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग अ मेटल इन द प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसी का टॉपिक चल रहा है। तो उसमें दो पार्ट्स हैं एक्चुअली। when you bring the metal in the electric field, the first thing is net electric field inside the metal becomes zero. And why it becomes zero? The pre-existing electric field is cancelled by electric field of induced charges. This is first thing. And the second thing, induced charges, because of the induced charges, the electric field lines of a pre-existing electric field will also change. अभी हम समराइज कर देंगे इसको, आप परेशान ना हो। कुछ ऐसा, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आएंगी। ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। इधर से हटा दे जरा इसको।
कुछ इस टाइप से हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूरी बदल गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस दिखाई जा रही थी, वो पूरी लाइंस बदल चुकी हैं। और ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? मतलब अगर कहा जाए कि जो मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल दिखाई जा रही थी, मेटल के आने के बाद वो इतनी अजीबोगरीब लाइंस क्यों बनाई जा रही है? किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? और ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल के सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर जा रही है? ये सब 90 डिग्री एंगल्स क्यों बना रहे हैं? इन सब का रीजन आइडेंटिफाई कर रहा है मेरे को। तो पहले तो हम कंसीक्वेंस लिख लें और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्यों। कंसीक्वेंस मैं फिर से बोलता हूं, आप अपना नोट्स चेक कर लो, ठीक है? जो पॉइंट्स लिखने वाला हो लिख लेना। व्हेन यू ब्रिंग, आप देख लेना आपके हिसाब से, व्हेन वी ब्रिंग अनचार्ज मेटालिक बॉडी इन प्री एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1, metal is polarized. Number 2, the net electric field inside the metal becomes 0. और इसके सपोर्ट में क्या रीजन है? The net electric field inside the metal becomes 0. इसके सपोर्ट का रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ polarized charges cancels the pre-existing electric field. And third point, due to polarized charges, the pattern of pre-existing electric field lines changes. Due to polarized charges, the pattern of pre-existing electric field lines changes in such a way that they are now perpendicular to metallic surface. They are now perpendicular to the metallic surface at each and every point on the surface. Each and every point on the surface. नोट हो गया पूरा आपका? कुछ रह गया? हो गया। कम लिख लिया सारा कुछ या कुछ किसी का रह गया तो बताओ, फिर से रिपीट करें इसको। सर हो गया। हो गया सर। ओके, अब क्यों ऐसा हुआ वो समझते हैं। हमने कहा कि मेटल में जो प्लस और माइनस अलग अलग है, तो ये एक तरीके का डाइपोल है, प्लस इस तरफ माइनस इस तरफ। जरा रिकॉल करो आप, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? अगर एक प्लस माइनस का डाइपोल नेगेटिव फ्रेंड होती है। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं या कर्व के शेप में होती है? तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखाई गई थी आपको, अगर याद आए तो कुछ इस तरीके की लाइंस बनाई गई थी। यस सर। यस सर। ऐसे करके, और उसके बाद हम लोगों ने इसको कुछ यूं दिखाया था, फिर ऐसे दिखाया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल की है। नाउ इमेजिन करें, अगर मैं इसके साथ में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सुपर इंपोज करूं, एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ में सुपर इंपोज करूं आप इस तरीके से, जो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। क्योंकि अब दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही है। एक जो पहले से पैरेलल दिखा रहे थे आप, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के बाद वो डाइपोल बन गया है, डाइपोल बनने के बाद वो खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करने लगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। अब आप एक खुद नोटिस करो, जो पहले से एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग राइट साइड, तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। यस सर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस कर रही होगी यहाँ पर। यस सर। यस सर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। तो यही बढ़ाया गया यहाँ पर। ये जो
इंक्रीज्ड गैप देख रहे हो आप, यहाँ पर जो गैप बढ़ा है वो गैप बढ़ने का रीजन ये है कि ये जो मेटल है वो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं वो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ही रहे हैं, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अंदर वो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को 100% कैंसिल आउट कर रहे हैं और बाहर 100% कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ना कुछ रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो लाइंस थोड़ी सी बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, बाहर की तरफ उठ रही है, इस तरफ जो पहले बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था वो बाहर की तरफ उठा, तो उसका रीजन क्लियर हो गया, वो इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा चेक करो जरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अब ओवरऑल डायरेक्शन क्या आएगा। प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड थी, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, क्या बनेगा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जरा देखिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो ये, और एक डाइपोल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे। तो जब इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाएगा तो पैरेललोग्राम लो का डायगोनल लेके कर लेंगे, तो वो कुछ ऐसे थोड़ा सा, अब वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा। yes, और वो यही हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टली सीधे जा रही थी वो हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे की तरफ आ गई है, और इधर की तरफ देखो आप दूसरे साइड पर, अपने आप सब समझ में आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और जो डाइपोल बना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब रिजल्टेंट देखते हैं, पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन मिलाओ, इनका रिजल्टेंट ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऊपर की तरफ जाएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, इसीलिए ये लाइंस ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बेंडिंग बेंडिंग क्यों हुई है इनमें, बेंडिंग yes, sir. राइट। इधर भी वेरीफाई कर सकते हो, इधर भी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में रिजल्टेंट कुछ ऐसे, और इसीलिए वो डाइवर्जिंग हो गई है। यहां से इस तरफ डाइवर्जिंग मोड में जा रही है, इस तरफ कन्वर्जिंग मोड में आ रही है। और 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है उसके पीछे भी रीजन है कि ये 90 डिग्री ही क्यों दिखाया गया है। तो पहली चीज अगर कोई ये पूछे कि जब हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो मेटल के जो पोलराइज चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां प्रोड्यूस करते हैं, ऑप्शंस, इनसाइड द मेटल ओनली, आउटसाइड द मेटल ओनली, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। कहां कहां पर वो पोलराइज चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, Inside and outside both. हाँ, polarized charges they create electric field inside the metal as well as outside the metal। पहला पॉइंट आ गया। What happens because of those electric fields? Number one, inside the total electric field becomes zero। और इसके पीछे का रीजन क्या दोगे कि why it is zero? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होने का रीजन क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। तो उसका रीजन अभी स्टार्टिंग में बता दिया गया था आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक होने के लिए न्यूटन लॉ को कन्विंस करने के लिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना कंपलसरी है। बिकॉज अगर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हुई तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी, वो ट्रेवल करते रहेंगे, डायनेमिक्स की कंडीशंस बनती रहेगी। हमें चाहिए स्टैटिक्स वाली कंडीशन। ठीक है पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो पोलराइज चार्जेस इनसाइड में बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट कैंसिल कर रहे हैं, आउटसाइड कंप्लीट कैंसिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पहले से एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सुपर इम्पोज होकर के ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को बदल देते हैं। और जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बदलता है वो पैटर्न में एक खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कंडक्टर के सरफेस पे जाकर के 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, और ये भी एक लॉ है। ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दूसरा पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी परपेंडिकुलर, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द मेटल। 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बन सकता वहां।
एंड इसके पीछे भी रीजन है कि वाई 90 डिग्री ही क्यों, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर इक्विपोटेंशियल ये हो सकता सरफेस। है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो 90 डिग्री नहीं होगी, अगर वो हम लोग ये मान लें कि वो पैरेलल है, तो सर हम लोग की जो ई नेट अंदर वाली तो वो तो कुछ लग नहीं रही, तो अगर सर जो चार्ज बाहर वाले पैरेलल होगी तो उसमें जो फोर्स लगेगी तो इस तरह से वो चार्जेस को उड़ा ले जाएगी, तो सर लेकिन हम लोग का चार्ज मतलब कंजर्व रहना चाहिए, तो सर इसलिए वो 90 डिग्री पर रहेगी तो वो वहीं रहेगा उसी राइट कंडक्टर पे। राइट राइट। इनका ये कहना है कि देखो अगर कोई भी मेटालिक सरफेस है, मान ले कि मेटल का सरफेस हो और उस मेटल के सरफेस पर तो चार्ज है ना कोई, मतलब जो चार्जेस हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इसके साथ कोई 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 40 डिग्री का एंगल बना रही है, 70 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कोई भी एंगल बना मान लो 60 डिग्री, तो अगर ऐसा कोई केस बनेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट मेटल की सरफेस के अलोंग चला जाएगा और एक कंपोनेंट मेटल की सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक मेटल के सरफेस के पैरेलल और एक मेटल की सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको कह सकते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल और सरफेस के पैरेलल यानी कि टेंजेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल की सरफेस से 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल बनाएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ और चार्जेस सरफेस के ऊपर हैं तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इन चार्जेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, F इक्वल्स टू QE फॉर्मूले के हिसाब से। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे प्रेजेंट इन चार्जेस के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा, और अगर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो ये स्टैटिक मोड में ना रह करके सरफेस के अलोंग ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा, यानी फिर से हम डायनेमिक्स में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज it is not electrodynamics. सर सर फिर अपना बीच में आपकी पॉइंट आवाज रिपीट कर एकदम चली दीजिए। गई थी। सर आपकी स्क्रीन एकदम पॉज हो गई थी। सर अभी भी बहुत अभी फिर से हो गई है। हाँ जी, सर वो पॉइंट जैसे ही आपने बताना शुरू किया था एकदम तो वॉइस चले गई। हो गया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ना कि मतलब इसकी प्रूविंग्स भी आती है कि हाउ विल यू प्रूव, और प्रूविंग मतलब मैथमेटिकल प्रूविंग नहीं होती है, वो बातों से प्रूव करना होता है, मतलब कि वर्ड्स में। व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री एंगल टू द मेटल, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मेटल, व्हाई। तो इसका आंसर कैसे दिया जाता है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, मतलब हम रिवर्स मेथड पे जाते हैं। परपेंडिकुलर क्यों है, इसका आंसर देने के लिए हम परपेंडिकुलर नहीं वाला केस लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन परपेंडिकुलर, that will give a tangential component. Tangential component of the electric field will apply force on these charges along the tangent, and these charges will start moving along the surface. They will start moving along the surface and the situation will be dynamics instead of electrostatic. सुन पाए पूरी बात या नहीं सुन पाए अभी? जी सर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आई हैं मेटल्स की। इसके अलावा एक जो और प्रॉपर्टी होती है जो इसी से लिंक्ड है कि जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
अच्छा, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए है ना कि आर्टिकल अलग है। अभी जो मैंने आर्टिकल आपसे डिस्कस किया है वो आर्टिकल ये था कि मेटल को अगर हम पहले से एग्जिस्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम है और बेसिक क्वेश्चन कि कोई एक मेटेलिक क्यूब है, मेटल क्यूब, और ये अनचार्ज, ये जो भी आपका डिस्कशन हुआ है ये अनचार्ज के लिए हुआ है। ध्यान मेटल में कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज मेटेलिक क्यूब, और इसको हमने किसी एक्सटर्नल चार्ज प्लस क्यू के सराउंडिंग में रखा है। कोई प्लस क्यू हमारा इसके बाहर पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज। तो अब इसमें प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि अगर एक मेटल को पहले से किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओ तो मेटल ये हो गया। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा हो? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। और हमारी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मेटल जो है वो फाइट करता है बाहर वाले चार्ज के साथ। मेटल की लड़ाई चलती है एक्सटर्नल फील्ड्स में, और ये लड़ाई इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बाहर वाली फील्ड को अपने अंदर को पूरा कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अंदर कोई पॉइंट पी है जो इस एक्सटर्नल चार्ज से कुछ स्मॉलर डिस्टेंस पर है, और मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी पर ये मेटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द मेटल। पहली बात इसमें ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर इनसाइड में हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करिएगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से आएगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल चार्जेस की वजह से होगी, उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के इंड्यूस चार्जेस की वजह से है। तो हमारा अगर एक्सटर्नल चार्ज पॉजिटिव है तो ये एक्सटर्नल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपने से अवे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब फील्ड बाय द एक्सटर्नल चार्जेस। और मेटल में क्योंकि पोलराइजेशन होना है, चार्जेस इंड्यूस होने हैं इसके अंदर, प्लस इधर है तो इस तरफ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होने हैं, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होने हैं, और ये इंड्यूस चार्जेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 100% कैंसिल आउट करने के लिए इसके अपोजिट अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और इस तरफ दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मेटल। पूछा जाए ये कितना हुआ, तो क्योंकि इसको 100% कैंसिल कर रहा है आपको, तो मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट 0 आना है। मतलब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट डायरेक्शन का फर्क होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मतलब ये जो इनेट इक्वल टू 0 इनसाइड द मेटल वाला है, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए आता है। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जब तक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा हो। मैं इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आंसर ये आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज ऑलवेज 0, बस इतना ही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज ऑलवेज 0, तो ये स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू। आप ये मत कहीं गलती से आपने दिमाग में ये मत बिठा दो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कभी आएगी ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल्स के अंदर आ सकती है, लेकिन जब आएगी तो वो डायनेमिक्स का चैप्टर होगा हमारा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज ऑलवेज 0 स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं हुआ। It is 0 if it is electrostatic, it is non-zero if it is electrodynamics. सर लेकिन अगर हम लोग प्री एग्जिस्टिंग की बात करेंगे तो फिर तो होगी ना 0। क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर सर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो मैं खुद बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक जब तक चलेगा, मतलब ये चैप्टर जब तक ओम्स लॉ स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कहिए। ओके सर। और ये 0 होने का रीजन बता दिया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्ज प्रोड्यूस करेंगे उसके अपोजिट इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आनी। अब बाहर आप कैसा भी चार्ज रख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है। मान लो अभी आपने यहाँ पर मेटल क्यूब लिया, एक बार फिर से मेटल ले, हम बाहर की तरफ कोई और चार्ज रख दें। फॉर एग्जांपल हमने बाहर एक डाइपोल रखा, हमने एक P1 डाइपोल मूवमेंट रख दिया यहाँ पर, और एक इस तरफ P2 रख दिया। दो डाइपोल्स के बीच में मेटल को ले गए, मेटल बिटवीन द टू डाइपोल्स।
और इसके अंदर एक पॉइंट है जहां पर पूछा जाए कि मेटल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो राइट वाले डाइपोल से मान लिया जाए R2 डिस्टेंस पर है और लेफ्ट वाले डाइपोल से R1 डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पर, जो कि सपोज P पॉइंट है, यहाँ पर ये मेटल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, सेम कंसेप्ट लगाओ। आप पहले बाहर वाले चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी, पहले ये पता करो कि इस पॉइंट पर मेटल के बाहर जो कुछ भी है, डाइपोल है, पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, डिस्क है, रिंग है, व्हाटएवर जो भी रखा है बाहर आपने, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आप कैलकुलेट करके बताओ पॉइंट पी पर कितनी है। तो बाहर दो डाइपोल्स है, तो ये वाला डाइपोल भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये डाइपोल भी इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब ये हम लोग को याद रखना है कि डाइपोल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेस क्या थे। सर एक के लिए एक्सिस का, एक के लिए इक्वेटर का। हाँ, तो जो P1 वाला डाइपोल है वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स KP/R3 R1 क्यूब। और P2 वाले के लिए जो लगाएंगे डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड ऑपोजिट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो होगा KP/R2 क्यूब। E2/R2। अब ये होगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर मेटल के बाहर जो चीजें हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर बोल रहा मेटल के बाहर कुछ भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, डिस्क, स्फीयर, कुछ भी, उनके फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो कुछ भी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको कैंसिल आउट करेगा मेटल, इनके तो बाहर रिजल्टेंट के ऑपोजिट में दिखा देंगे। बाहर के इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे और इसके अपोजिट कह देंगे कि इस तरफ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हो। मतलब एक ये इंटेलिजेंट मेटल है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। मेटल इतना इंटेलिजेंट है, उसको ये पता है कि मुझे बाहर वालों को मारना है, तो कंप्लीटली कैंसिल आउट करो उसको। रिजल्टेंट जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट साइड पर मेटल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मेटल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है जबकि ये तो अनचार्ज था, तो अनचार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? तो उसका आंसर है कि डाइपोल भी अनचार्ज होता है, और इसीलिए डाइपोल को अलग से डिस्कस किया जाता है कि डाइपोल का टोटल चार्ज 0 होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्योंकि डिस्टेंस होता है दोनों प्लस माइनस में। सर चलिए ये तो हो गया आपका। इसके बाद आए जो हमारा पॉइंट था वो ये कि अगर हम मेटल पर चार्ज रखे, अभी तक हमने मेटल को अनचार्ज लिया था, नाउ अगर हम चार्ज प्लेस करेंगे मेटल के ऊपर, क्या रिजल्ट बनेगा उसका, वो चार्ज कहां पर जाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम किसी मेटल को कोई चार्ज दें तो वो चार्ज मेटल में कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सरफेस पर, उसके सरफेस पे या उसके वॉल्यूम में, उसके सरफेस पे। क्या रीजन है कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है? मतलब कैसा भी मेटल ले लो आप, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी एक मेटल लो, क्या रीजन है कि जो चार्ज आप मेटल को दोगे, अब यहाँ पर कोई प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जान लीजिएगा, वो केस खत्म हो गया। ये अब नया डिस्कशन आ रहा है, चार्जिंग ऑफ मेटल। अंदर फील्ड ना लाने के लिए सरफेस पे रहेगा। राइट, पहले बता दें वो टॉपिक आपका क्लोज हो गया जो अभी तक चल रहा था, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द मेटल। हेडिंग लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन मेटल। सो व्हेन यू पुट अ चार्ज ऑन द मेटल, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाए या वो इसके सरफेस पर फैले। और एक बात, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब तक चलेगा तब तक आप एक बात के लिए 110% श्योर हो जाओ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है। ये आप श्योर रहिए, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तब तक, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी केस हो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही है, क्योंकि ये चीज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ है। स्टैटिक होने के लिए नेट फोर्स को 0 होना ही है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कोई फोर्स ना काम कर रही है, ये एक अलग बात है। मतलब इन फ्यूचर आप कभी मैग्नेटिज्म का चैप्टर जब पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म का, तो एक आगे आपको बताया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्सेस लगती है चार्जेस पर। लोरेंट्ज फोर्स।
लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये ई नेट जो हम जीरो कह रहे हैं इसके पीछे दो एजम्पशंस हैं। एक एजम्पशन कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, दूसरा एजम्पशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। खैर, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अगर, तो अगर हम इनसाइड में कोई भी गॉसियन सरफेस ले, इनसाइड कैसा भी गॉसियन सरफेस, और जब ये बात कंफर्म हो रही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी अगर वो पूछा जाए आपसे? जीरो। जब जीरो। मतलब हाँ, मतलब एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो एक ऐसी जगह पे है जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, फ्लक्स जीरो, एंड फ्लक्स जीरो का मतलब क्यू इनसाइड विल बी जीरो। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं आ सकता। तो अगर हमने जो चार्ज मेटल को दिया था, मान लो क्यू चार्ज दिया था, अगर वो चार्ज हम ये एज्यूम करते कि वो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मान लेते कि अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में हुआ, क्या ये बात सही है? फिर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में होता तो क्या हम ये कह पाते कि क्यू इनसाइड जीरो है? नो सर। नहीं होता, क्योंकि अगर चार्ज वॉल्यूम मतलब चार्ज अंदर पूरा फैल गया, इनसाइड में मेटल के अंदर चार्ज चला गया अगर, तो अंदर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर भी तो कुछ तो चार्जेस जाएंगे ही, जबकि क्यू इनसाइड को जीरो होना है। ये इसलिए जीरो होना है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी है। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि चार्ज वॉल्यूम में जा रहा है, तो वो गॉस लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन ही गलत है कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हम किसी लॉ को तो गलत प्रूफ नहीं कर सकते। गॉस लॉ अपने आप में एक बड़ा लॉ है। सो अगर चार्ज वॉल्यूम में नहीं जा सकता फिर जाएगा कहाँ? क्योंकि चार्ज रहेगा तो मेटल के पास नहीं है। अब अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर वो उसके वॉल्यूम में नहीं गया तो फिर वो चुपचाप मेटल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को। इनसाइड जा नहीं सकते, क्योंकि इनसाइड में अगर चार्ज गया तो गॉस लॉ टोटली फेल कर रहा है यहां पर। तो यहां से कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर आप चार्ज देंगे मेटल को तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें किसी का डाउट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को लेकर के? मतलब ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको क्लियर करने में किसी का डाउट है कोई? चार्ज बोलो भाई। नो सर। सर यहाँ का जो गॉसियन सरफेस है ये पूरा सिमेट्रिकल है, तो सर जो अनसिमेट्रिकल पार्ट्स के वहां पे चार्जेस प्रेजेंट होगा कि वहां पर भी नहीं होंगे? नहीं, आप क्या बोल रहे हो? फिर से बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का रोल क्या है यहाँ पर? हम लोग जिस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, देखिए ये पिछली क्लासेस में कई बार एक चीज हो चुकी है। अगर आप जब अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के सभी पॉइंट्स पर जीरो, में किसी क्लोज सरफेस के फ्लक्स को Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जी कहा गया। सर वीडियो अटक रहा है और आवाज भी नहीं आ रही। सर वीडियो पॉज हो गई है और आवाज भी नहीं। यस सर। चाहे अनसिमेट्रिकल हो, साइज इसका कुछ भी हो, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं। हाँ सर अभी बीच में बिल्कुल फ्रीज हो गया था वीडियो और ऑडियो भी नहीं आ रही थी। 2 मिनट से था सर।
यस सर। सर जब से आपने सर एक्सप्लेन करना शुरू किया गॉस लॉ वाला। नहीं, एक बार फिर से बोलते हैं ना, आपको पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस होती है। मैं कह रहा हूँ कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पहली बात आप ये बताओ, ये चीज सही है कि नहीं? यस एक करके पॉइंट बताओ। यस सर। ठीक। अब अगर अंदर सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो अंदर के किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स 0 आएगा। यस यस सर। यस फ्लक्स 0 आएगा तो क्यू इनसाइड 0 आएगा। यस यस सर। यस सर क्यू इनसाइड 0 आने का मतलब क्या है? हम जब ये कह रहे हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर चार्ज है कहाँ पर? जब अंदर चार्ज नहीं है तो है कहाँ? क्योंकि चार्ज तो दिया इसको हमने, उसकी सरफेस पे। तो यही तो बोल रहे हैं आपसे कि इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि चार्ज सरफेस पर जाए उसकी। तो यहाँ से रिजल्ट के फॉर्म में आ गया कि whenever we give a charge to a metal, whenever a charge is given to the metal, it is distributed on the surface. It is not distributed inside the volume. It is distributed over the surface only. ये आपका चौथा पॉइंट आ गया। राइट यार? यस अब आखिरी पॉइंट ये आता है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? पांचवा पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पांचवा पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलिए सर वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का शेप क्या है। मान लो इरेगुलर है, कोई एक कंडक्टर है या मेटल है, वो इरेगुलर है और उसको हमने चार्ज किया। चार्ज किया मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो चार्ज सिर्फ सरफेस पे दिखाना है। आपके स्कूल लेवल पर क्वेश्चंस भी आते हैं, इन सबका रीजनिंग मांगी जाती है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। सबको रीजंस दे करके जस्टिफाई करना होता है कि ऐसा इसलिए होगा। अब इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें आपसे कहा जाए कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बता दीजिए। देखिए अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट सरफेस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज सरफेस पे चार्जेस है। क्या होगा सिग्मा इलेक्ट्रिक बाय फील्ड? 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार सोचो फिर से, हमारा टारगेट है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। सर और ये जो सिग्मा लिया है हमने, नहीं ये फिर से जिस सोचो, बाय 2 पे सोचो, 2 आएगा कि नहीं आएगा? सिग्मा वाला तो ठीक है, बाकी लोग सुनिएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर कितनी हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री होना परपेंडिकुलर चाहिए। होता है। हाँ, ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे नहीं पता कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर है, ये तो पता है मुझे। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर से कितना होगा ये पता लगाना है। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही छोटा सा गॉसियन सिलेंडर बनाया। बहुत छोटा सा गॉसियन सिलेंडर। उस गॉसियन सिलेंडर का एक एंड मेटल के आउटसाइड और एक एंड मेटल के इनसाइड, एक स्मॉल बहुत ही छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बिल्कुल गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, वन एंड आउटसाइड द मेटल, वन एंड इनसाइड द मेटल। भाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ठीक है, तो जो अंदर वाला सरफेस होगा सिलेंडर का परपेंडिकुलर वो 0 होगा। हाँ, सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती हैं। एक ये अंदर का सर्किल, सरफेस नंबर 1, एक ये बाहर का सर्किल, सरफेस नंबर 2, और एक इसका ये कर्व्ड सरफेस, लैटरल सरफेस जिसको बोल सकते हो, थर्ड सरफेस।
सरफेस 1 के लिए कितना फ्लक्स आएगा? 0 सरफेस 1 क्यों? 0 है सरफेस क्यों आएगा 0? इनसाइड इनसाइड Electric 0 field कि inside है, इनसाइड तो कोई तो electric इलेक्ट्रिक field फील्ड ही 0 नहीं है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 फ्लक्स। ठीक है, तो 1 वाले के लिए फ्लक्स 0 हो गया। सरफेस 2 जो बाहर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एरिया फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया के परपेंडिकुलर है। और जो कर्व सरफेस है, नोटिस करिएगा, कर्व सरफेस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और कर्व सरफेस ये पैरेलल होगा। पैरेलल है। पैरेलल होगा। पैरेलल होगा। कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, और सरफेस और फील्ड जब पैरेलल हो जाते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती फ्लक्स 0 हो Zero. जाता है। है। तो टोटल कितना हुआ इन सबको मिला दें अगर, टोटल फ्लक्स EA ये and the total flux must be q inside that Gaussian cylinder upon epsilon naught। ये गॉस लॉ कहता है कि total flux must be net charge inside this cylinder upon epsilon naught। अब क्या इस सिलेंडर के अंदर ये वाले चार्जेस हैं जिन पर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, क्या ये सब चार्जेस सिलेंडर के अंदर है या बाहर है नो उसके? सर नो बाहर है सर सर। बाहर है। तो इसके अंदर तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर पोर्शन है सिर्फ यही का तो चार्ज होगा। यस सर। और अगर हम ये मान लें कि सिग्मा इस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू है, इस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू सिग्मा है, तो टोटल चार्ज जो इसके अंदर होगा, अगर यहाँ पर कैपिटल ए एरिया है तो ऑलमोस्ट ये भी कैपिटल ए बन जाएगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया लगभग बराबर होगा क्योंकि बहुत ही छोटा सिलेंडर है। यस सर। और अगर यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है अगर, और एरिया कैपिटल ए है, तो चार्ज की वैल्यू लिखी जा सकती है सिग्मा इंटू कैपिटल ए एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ए और ए कैंसिल आउट कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा डिवाइडेड सर बाई ये आपने एप्सिलॉन। सरफेस, सर ये सरफेस पे निकाली आप सर आपने? सरफेस पे सर एक सेकंड सर, 2-3 मिनट मेरा बात सुन लेंगे सर एक? बिल्कुल। सर देखिएगा सर, मान लीजिए जिस एलिमेंट को आपने चूज किया है, मतलब जो एलिमेंट आपका सरफेस पे, सर्कुलर एलिमेंट कंडक्टर पे, सरफेस पे, उसका मान लीजिए उस पोर्शन का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक सेकंड, नहीं सर थोड़ा देर और सोचने दीजिए हमको, क्या बोलते हैं। हाँ, ले लो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक आज के लेक्चर पर बेस्ड है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अब सुनिए सर। हाँ सर उस एलिमेंट को कहीं अलग से बना लीजिए सर, प्लीज सर, एक बार बना लीजिए सर, वो सर्कुलर एलिमेंट को जो आपने चूज किया सरफेस पे। ये वाला ना, ये वाला। यस सर, सरफेस पे एग्जैक्टली सर, वही कहीं और बना लीजिए अलग से। हाँ ठीक है, अलग से बना लिया। थोड़ा सा सर बड़ा बनाइएगा उसको, मतलब सर्कुलर सर प्रॉपर दिखाइएगा ओके सर, क्योंकि बहुत मतलब उसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है सर। और अब गॉसियन सरफेस चूज करिए जो कि एक सिलेंडर है, इसके परपेंडिकुलर, इसी नए फिगर में जो आपने बनाया। अभी सर देखिए, हमने कंडक्टर का एक ही पार्ट लिया है, एक्सटेंड कर दीजिए सिलेंडर को, एक्सटेंड कर दीजिए इधर भी ना। यस सर। हाँ। अभी देखिए सर, हमने अभी कंडक्टर का एक ही पार्ट लिया है, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हमें मतलब है केवल इस चूजन एलिमेंट से। तो एक बात बताइएगा सर, ये चूजन एलिमेंट है और ये जो हमने सिलेंडर लिया है, जैसे कि आपने जो पॉइंट 2 लिया है जो सिलेंडर के बाहर है, मतलब कंडक्टर के जो बाहर पॉइंट है, सर आप ये मानते हैं कि ये पॉइंट बहुत ही क्लोज होगा सरफेस के? अब बहुत क्लोज है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, एक तरह से इनफाइनाइट सरफेस जैसा एक्ट कर रहा होगा। हाँ। ठीक है सर। तो सिर्फ केवल इस एलिमेंट की वजह से जो 2 पर फील्ड आ रही होगी वो होगी आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सर, क्योंकि चार्ज तो एक ही साइड पे है हमारा। हाँ ठीक, चार्ज एक ही साइड पे। और सर क्या बोलते हैं, अब सर पॉइंट 1 पे फोकस करिएगा। अब हम रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की बात करेंगे। पॉइंट 1 पे जो फील्ड आएगी वो आपकी एक तो इस एलिमेंट की वजह से होगी, छोटे वाले एलिमेंट,
और रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से होगी। और दोनों इस प्रकार होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। ठीक है सर। तो अगर अगर एलिमेंट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। रेस्ट ऑफ द कंडक्टर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दे रहा होगा सर। तो सर ये जो आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला है, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए पॉइंट 1 पे, मतलब ऑन द सरफेस, केवल रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से। रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। और सर जो आपने सरफेस पे निकाला है उस पे तो केवल कंडक्टर की वजह से आएगा फील्ड, रेस्ट ऑफ द कंडक्टर की वजह से, और कोई एक्सटर्नल एजेंट हमने लिया नहीं है सर। नहीं, पिछले बार में हमने कहा था जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ को यूज करके निकालोगे, तो जो चार्ज आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है और जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है, दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है आपको। ये एक लाइन चार्ज के डेरिवेशन के टाइम पर आपको ये प्रूफ भी दिखाया था हमने, जिसको हमने कूलम्ब्स लॉ से भी प्रूफ किया था और गॉस लॉ से भी प्रूफ किया था। तो सर चार्ज तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में तो चार्ज केवल रेस्ट ऑफ द कंडक्टर पे है, तो सर उसी की वजह से तो निकाला मैंने। नहीं, उसके रिस्पेक्ट में क्या मतलब होता है कि मतलब जैसे अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो इसके सर रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो आपने एलिमेंट लिया पहली बात तो है बहुत छोटा वो एलिमेंट, हाँ, और एलिमेंट बहुत छोटा है तो एक तरह से पॉइंट चार्ज है, और कोई पॉइंट चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स एक्सपीरियंस करता नहीं है। तो हम फोर्स कहाँ निकाल रहे हैं यहाँ पर? हम नहीं सर, फोर्स कहाँ फिर भी calculate- मान लीजिए उस पॉइंट चार्ज पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस थोड़ी होगा उस पे। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या कोई पॉइंट चार्ज अपनी खुद की प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा? सर वो जनरेट करेगा, उस पे असर क्या पड़ेगा? तो हम असर की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि तुम भी वही बात कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ये छोटा सा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये करेगा सिग्मा बाई 2, जी सर। और जो रेस्ट ऑफ कंडक्टर बचा, ये सर उसको भी इतना ही मैग्नीट्यूड का करना पड़ेगा वो ताकि भी वन इतना ही छोटा हो करेगा। जाए। तो दोनों मिला करके कितना करेंगे? ये एलिमेंट और रेस्ट ऑफ कंडक्टर मिला करके क्या करेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 0.2 पे। तो हम तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि सबका कंबाइंड इफेक्ट क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर नहीं, आपने सरफेस पे निकाला है या 0.2 पे निकाला है? आप ये मान सकते हो कि हमने सरफेस के जस्ट आउटसाइड निकाला है या ऑन द सरफेस भी यही होगा एक्चुअली, तो फर्क नहीं है उसमें। आप उसको रिलेट कर रहे हो मेरे ख्याल से उस टॉपिक से जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यस प्रेशर वाले सर। टॉपिक में हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा जो सर इंटरेस्ट वही होता तो है। सर, वही सर हमें लगा कि हम फॉर्मूला ही गलत पढ़ लिए, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है वो। नहीं, वो आएगा, उतना ही आएगा, बट उसको एक्सप्लेन करने का तरीका दूसरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे टॉपिक को दूसरी जगह मर्ज कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। फोर्स जब कैलकुलेट करेंगे तो हम बाय 2 ही लिखेंगे। अभी हम सिर्फ ये पता लगा रहे हैं कि सरफेस के किसी भी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी वजह से होगी, ये थोड़ी बोल रहे हैं आपसे। हमें सिर्फ ये जानना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय ऑल ऑफ द चार्जेस, जितने भी चार्ज है इनके ऊपर, उन सब की वजह से क्या आंसर। हम किसी स्पेसिफिक पोर्शन से नहीं निकाल रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट लेंगे तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बाकी कितना जनरेट करेंगे, ये सब हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। यस सर। हमारा सिर्फ कंसर्न अभी इतना है, मैं इसीलिए आपको हेडिंग पहले बताई थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये टॉपिक है मेरा बस। कौन क्रिएट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं अभी। और हमें सिर्फ इतना पता है कि क्योंकि हमने गॉस लॉ यूज किया हुआ है, तो गॉस लॉ में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सभी चार्जेस की होती है, चाहे वो आपके गॉसियन सरफेस में इंक्लूड हुए हों या ना हुए हों। सर
सर ये जो अपने ही इन्फ्लुएंस वाला पॉइंट उठा था मैं सर मतलब इफेक्ट तो अपने आप को नहीं करेगा, लेकिन वो फील्ड तो वहां से गुजरेगी ना जो उसने खुद की बनाई है। इफेक्ट नहीं करेगा, वो अलग गुजरेगी तो ही ना तो सर। बिल्कुल करेगा। तो मैं कह रहा हूँ वो फोर्स वाले टॉपिक पे चला गया एक्चुअली, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। यस सर अभी ऊपर जो आपने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करके दो अलग अलग निकाल के मतलब वो पूरा सेम रिजल्ट आ रहा है, सर उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई कोलम्बिक मेथड से अगर हम लोग करते तो ऐसा आता, और वो गॉस लॉ से कर रहे हैं तो पूरा स्टैंड अलोन लग रहा है दिखने में। नहीं भैया ऐसा नहीं है। देखिए आप किसी भी मेथड से करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कूलम्ब का अलग आंसर आएगा, गॉस के अलग आंसर आएगा। गॉस लॉ डिराइव तो कूलम्ब लॉ से हुआ, तो अलग कैसे दे सकते हो आप? उस पे अभी आप लोग ना सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वो उस टॉपिक को पढ़ चुका है। देखिए वो जो डाउट पूछ रहा है शायद आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, वो एक अलग चैप्टर ही है पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करके टॉपिक है वो, है ना। तो अगर आप उस तरफ अगर पढ़ा होगा तभी रिलेट कर पाओगे कि क्या पूछ रहे हो। सर वो ग्रेविटेशनल प्रेशर जैसा। वो अलग है। ओके सर। आप इतना मत सोचो, आप सिर्फ ये देखो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं अभी, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी इसमें भी। फिलहाल मेरा आंसर सुनिएगा। आंसर मेरा ये हुआ कि हमारा डिस्कशन ये हो रहा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ये डिस्कशन था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और इसका आंसर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसमें जो सिग्मा है वो क्या है? सिग्मा है क्या चीज? सर जिस एलिमेंट के पास निकाला है फील्ड उस एलिमेंट का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, राइट। सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, बट ये चार्ज पर यूनिट एरिया कहां पर? जहां आपका ये गॉसियन सिलेंडर है वहां पर, या फिर किसी और जगह पर, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर? कौन से पॉइंट का सिग्मा तो यूज किया? जहाँ गॉसियन तब गॉसियन सिलेंडर ले सरफेस रखा है का वहां पर जो एलिमेंट है। जहाँ गॉसियन सरफेस। तो अब बाकी लोग जरा ध्यान से सुनिए भाई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बट फिर भी सुनो। आखिरी पॉइंट था ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल इज परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड, वो डिपेंड करेगा चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड, पॉजिटिव हुआ तो आउटवर्ड। एंड द मैग्नीट्यूड इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, वेयर सिग्मा is the charge per unit area of that point where we are finding the electric field. अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहां पर कितना चार्ज पर यूनिट एरिया है वो चाहिए। किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहां पर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यहां पर सिग्मा पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर सिग्मा पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। सर इसी से रिलेटेड एक डाउट है इसी पॉइंट से। सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, और सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए सर चार्ज को सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना नहीं पड़ेगा? तो सर सिग्मा नहीं वो तो तब होगा जब सरफेस यूनिफॉर्म होगा। नहीं, उस पॉइंट पर भी आ रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर आ रहा हूँ, वेट करिए ना, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। पहले इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा की जो वैल्यू है, सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, और कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर और चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर एक जैसा हो, ये अलग अलग हो सकते हैं। सर ज्यादा प्रिसाइज क्या होगा, सरफेस के नियर या फिर सरफेस पे? Close to the surface, okay sir. On the surface and very close to the surface, दोनों के लिए सेम आंसर। अब अभी इन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, तो उसका आपको एक क्लियर आंसर दे दे रहा हूँ।
बहुत लिमिटेड केसेस हैं जिनमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनको याद कर सकते हो। सिचुएशंस विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नोट कर लो चाहे आप, कौन सी सिचुएशंस है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। नोट कर लेना भाई, बता रहा हूं आपको। सिचुएशंस विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। दूसरा लॉन्ग आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये सब कंडक्टर्स ही हैं। और तीसरा लार्ज मेटल प्लेट। ये सब आइसोलेटेड है, जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सब आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ, ये जो आइसोलेटेड वर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कोई, मतलब जैसे हमने लिखा है कि स्फेरिकल कंडक्टर, बीच में लगा दिया आइसोलेटेड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस स्फेरिकल कोई कंडक्टर, फोर्स नहीं एक्ट कर पा रही है उसमें। हाँ, मतलब उस मेटल के अलावा आसपास कोई और चार्ज नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन वर्ड आज की डेट में हर एक को क्लियर है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि आइसोलेशन क्या होता है। यह समझाने की जरूरत है आइसोलेशन वर्ड, होम आइसोलेशन। नहीं सर, कोरोना ने समझा दिया। तो आइसोलेशन मतलब कि आपका सभी से कांटेक्ट हट गया हो, किसी के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं, दैट इज आइसोलेशन। स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड है, मतलब उसका दुनिया में और किसी से कोई मतलब नहीं है, उसके आसपास कोई नहीं है। बस यही 3 केसेस हैं जिनमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके अलावा और कोई केस नहीं है। मतलब सर कोई प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी? अरे भाई, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ आपका कि वो कंडक्टर अकेला है ना, आइसोलेशन में तब आप अकेले पड़े हो। नहीं सर, जो मैं कह रहा हूँ फिर ये क्वेश्चंस में इनसे आएगा कि ऐसा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर दिया होगा क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। इनके अलावा कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, और ये सब डिस्कस होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? दो लेक्चर्स का वेट तो करें। पहले आज के लेक्चर के पॉइंट समराइज करिए। आज के जो लेक्चर थे उसके 5 पॉइंट्स, पहला, और ये 5 पॉइंट्स आपके रिवीजन नोट्स के हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड मेटल, पहला पॉइंट। और ये नेट किसका किसका लिया गया है, किनका किनका नेट, मतलब रिजल्टेंट किन किन चीजों का लिया गया है? मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ मिला करके अंदर 0 आएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ये सब मेटल्स के बारे में बात हो रही है, इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लोकल लिख रहे हैं। क्या मतलब हुआ लोकल लिखने का? सिग्मा लोकल वर्ड का मतलब मतलब जहाँ ई निकाल रहे हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सिग्मा आ रहा है उसको। बिल्कुल, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है। चौथा, मतलब जो चार्ज होगा, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस, ये कभी वॉल्यूम के अंदर नहीं दिखाओगे आप। ये सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर के हैं। पहला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दूसरा सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, तीसरा ये हो गया कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चौथा पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। एक पांचवा, मतलब यही मेरे ख्याल से आज का समराइजेशन है जो भी आज लेक्चर डिस्कस हुआ है, और याद रखना होगा इसको तुम। ये पांचों पॉइंट पूरे इलेक्ट्रो 4 पॉइंट्स हैं फिलहाल। एक 5वां पॉइंट पोटेंशियल से रिलेटेड है, वो डिस्कस नहीं किया। 5वां पॉइंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल है, बट ये चारों पॉइंट्स अब आपको हमेशा ध्यान रखने। चलिए
पहले डिस्कशन करते हैं फील्ड बाय आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, फील्ड बाय आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर फर्स्ट टॉपिक है आपका, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होकर के। अगर मान लो इसमें चार्ज कैपिटल क्यू है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस हुआ ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हाँ, तीन केसेस ध्यान रखना, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेट, स्फीयर, सिलेंडर, प्लेट। अगर ये आइसोलेटेड है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि ये पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान देना, चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, वॉल्यूम के अंदर नहीं जाना, सरफेस के ऊपर ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसे में सिग्मा की वैल्यू विच इज चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन ये पूछा जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस कंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड में क्या होगा। तो इनसाइड में आपको सॉल्व करना ही नहीं, कंडक्टर जहां देखा नहीं आपने, कंडक्टर दिखा आपको, आउटसाइड से शेल, और ये पॉइंट्स आपके सामने हमेशा होने चाहिए, मतलब एक छोटे से कार्ड के ऊपर लिख करके इनको अपने सामने रख लो। कंडक्टर है, अंदर पूछ रहे हो, जीरो ही होगा, नॉन जीरो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता इस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। और आउटसाइड स्फीयर की एक और खास प्रॉपर्टी होती है, स्फीयर अपने एक्सटर्नल पॉइंट्स पर बिहेवियर एक पॉइंट चार्ज का करता है वो। तो अगर आप इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस आउटसाइड किसी पॉइंट पर निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल वैसे ही आंसर आएगा जैसे कि पॉइंट चार्जेस के लिए आता है। यानी कि क्या आंसर आएगा यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, आउटसाइड, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर सरफेस पर पूछूं, इनसाइड जीरो, आउटसाइड आ गया, ऑन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस, ये रिजल्ट है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। और इसमें सिग्मा को लोकल करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सिग्मा सब जगह पे एक जैसा ही है, जैसा चार्ज यहाँ पर डेंसिटी है वैसे ही डेंसिटी चार्ज की सब जगह पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर वो यहाँ लिखा हुआ है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो स्फीयर, सिलेंडर, मेटल, प्लेट सबके लिए हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, मेटल्स, प्लेट सबके लिए हैं ये 4 पॉइंट्स। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। वो सर स्फेरिकल, आइसोलेटेड, मैं रिपीट कर दूं, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब इस स्फीयर के अलावा इस समय और कोई चार्ज नहीं है। सेकंड, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, दूसरा आर्टिकल है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, और वो भी इनफाइनाइट साइज की। तो कुछ ऐसा है, इसको अगर हमने चार्ज कैपिटल क्यू दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये क्वेश्चन है, चार्ज क्यू कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आंसर दे चुके हैं इसका, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, आइसोलेटेड है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इस प्लेट में नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी होगी, बिकॉज चार्ज को जाना तो सरफेस पे ही है, कितने सरफेस होंगे इस प्लेट के अंदर, क्यूबॉइडिकल शेप है, नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी बचे, 6। लेकिन इसमें जो 4 सरफेसेस होंगे ना, ये एज वाली, ये वाला एज, बॉटम एज, हम इनको इग्नोर करने जाते हैं, मतलब ये आपके क्वेश्चन में इग्नोर किए जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड तक की जो फिजिक्स बताई जाती है उसके अंदर हम इन एजेस को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप ये चारों एज इग्नोर कर दो तो अब आपके कंसिडरेबल सरफेस कितने हुए हमारे पास, 2। वैसे 6 सरफेस थी, 4 इग्नोर हो गए, 2 ही बची, एक ये फ्रंट सरफेस और एक बैक सरफेस।
तो ये जो फ्रंट सरफेस होगा इस प्लेट का और एक जो बैक सरफेस होगा, उन्हीं दोनों सरफेसेस पे चार्ज जाएगा। चार्ज ऑन द सरफेस, टोटल 6 सरफेस, 4 इग्नोर हो गई, 2 कंसिडर की जा रही है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसका मतलब चार्ज Q 2 आइडेंटिकल सरफेसेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब फ्रंट साइड पर कितना चार्ज आएगा, तो फ्रंट साइड चार्ज Q/2 अगर हम इनको इग्नोर कर दें, और बैक साइड वाली जो सरफेस होगी इसकी, वहां पर भी चार्ज आएगा Q/2 फ्रंट एंड बैक पर। ये तो हो गया चार्ज कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ इसके बाद अगर पूछा जाए कि इस प्लेट से बाहर की तरफ किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस प्लेट के बाहर कैसे? सर वो 2 शीट मार दी और सिग्मा क्या है यहाँ पर? सर वो यूनिफॉर्म पे वो जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब उसको बताए ना, अगर हमारा फ्रंट सरफेस का एरिया कैपिटल ए है, मान लीजिए जो फ्रंट एरिया है वो कैपिटल ए, तो सिग्मा क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2a/q। नहीं, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। फ्रंट एरिया पर कितना चार्ज है? फ्रंट एरिया पर, तो फ्रंट चार्ज अपॉन फ्रंट एरिया, फ्रंट साइड का चार्ज और फ्रंट साइड का एरिया डिवाइड कर लो, चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि Q/2 डिवाइडेड बाय ए। सिग्मा इज ये Q/2 डिवाइडेड बाय ए, ये सिग्मा हुआ यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये हम गॉस लॉ से प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ, क्योंकि इनफाइनाइट सरफेसेस में गॉस लॉ ज्यादा बेटर मेथड है। यहां पर एक सिलेंडर बनाओ और सिलेंडर का दूसरा एंड प्लेट के अंदर रखेंगे, इनसाइड प्लेट। एक गॉसियन सिलेंडर जिसका एक एंड कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है और एक एंड कंडक्टिंग प्लेट के बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पहले भी आपसे कह चुका हूं कि स्फीयर और सिलेंडर्स में रेडियल होते हैं, और जो सरफेसेस होती हैं या जो प्लेट होते हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स नॉर्मल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल होगी। अब इस हिसाब से इस सिलेंडर का अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करें, तो इस सिलेंडर की फ्रंट साइड पे ही फ्लक्स आएगा सिर्फ, ये जो फ्रंट साइड देख रहे हो, और वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, सिलेंडर का एरिया। अगर इस सिलेंडर के एरिया को कुछ रेडियस r मान ले इसका, तो एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज πr²। सिलेंडर के दूसरे वाले एंड पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंड मेटल के अंदर है, ये एंड मेटल के अंदर है, और मेटल के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो दूसरे वाले एंड पर फ्लक्स कोई नहीं आएगा। और जो कर्व सरफेस है इसका, कर्व सरफेस, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और कर्व सरफेस पैरेलल। तो सिर्फ इतना ही फ्लक्स हुआ, और ये फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज सिलेंडर के अंदर जाएगा, और सिलेंडर के अंदर सिर्फ πr² एरिया वाला चार्ज आएगा। और कितना चार्ज होगा इस πr² वाले एरिया पर, क्योंकि बाकी का चार्ज सिलेंडर के बाहर है। तो चार्ज जो इस πr² एरिया के अंदर जाएगा वो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय πr² कैंसिल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बट सिग्मा को ध्यान रखना, सिग्मा ये है यहाँ पर। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ये कहते हैं आउटसाइड है कि ऑन द मेटल निकाली है? सर थोड़ा सा एक्चुअली इसमें ऑन द मेटल और आउटसाइड में फर्क नहीं है, यूनिफॉर्म होता है। सेम ही आएगी। यस सर, यस। हाँ, इसमें यूनिफॉर्म आता है। ये गॉस लॉ लगाने के बजाय हम लोग सीधे ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 2 इनफिनाइट शीट्स हैं हमारी, तो सर एक का Q/2 नॉट होता है, E नॉट होता है, तो सर 2 है तो वो कर सकते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल कर सकते, वो भी कर सकते हो कि 2 सरफेस हैं तो सिग्मा/2 का डबल कर दिया। यस, हाँ, कर सकते। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गॉस लॉ लगाने से जब कोई आंसर आता है तो उसकी
ऑथेंटिसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि हमने एक लॉ यूज किया है, एक साइंटिस्ट का दिया हुआ लॉ है, तो इस बात के चांसेस कम हो जाते हैं कि हमने कोई लॉजिकल एरर की होगी, काफी कम चांसेस होते हैं इसके। एनीवे आंसर ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 वेयर सिग्मा इज q अपॉन 2a। सिग्मा इज q डिवाइडेड बाय 2a, ध्यान रखना है। इसमें लोग गलती करते हैं, जल्दीबाजी में सिग्मा में 2 गायब हो जाता है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोगों ने देखी है। यहाँ तक सब कुछ सही कर रहे होते हैं और आखिरी स्टेप पे जाकर के सिग्मा की वैल्यू आपकी आवाज है ना फिर बंद हो गई। सर आपका वीडियो पॉज हो गया।